Yes, dear children of my 12th class, I am starting the second part of the second chapter, that is Lost Spring. This is from your book. This is your Flamingo. Okay. Second part. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. तो ये कहा जा रहा है my acquaintance. Acquaintance means my slight. My is here Annie Young, the writer Annie Young. Her slight friendship. According to slight friendship, when we introduce ourselves, then we got into friendship, slight friendship, that is called acquaintance. With the barefoot children, rag pickers, they are rag picking. ये कचरा इकट्ठा करने वाले, barefoot, they remain without shoes. ये बच्चे हैं, ये बिना शू के रहते हैं और रैग पिकर्स होते हैं। ये बच्चे रैग पिकर्स से इनकी दोस्ती हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे थे। they were of 12 to 12 years age, 12 years 14 years up to they were rag pickers. leads me to Simapuri. उससे क्या होगा, वो सीमापुरी चले गए। उनकी होते होते जानकारी हुई, दोस्ती हुई, हल्की फुल्की दोस्ती, तो उससे वो चली गई। सीमापुरी एक इलाका है, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के आउटस्कर्ट में, पेरिफेरी होता है ऑन द बाउंड्री, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, एज के दिल्ली के एज में वो है सीमापुरी। तो वहाँ चले गए मेटाफोरिकली पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। तो बहुत अच्छी बात बताए, मेटाफोरिकली बहुत, हालांकि दिल्ली के पास है लेकिन माइल्स फ्रॉम इट है, दिल्ली के साथ साथ है, लगा हुआ है, भिड़ा हुआ है सीमापुरी, लेकिन दिल्ली से बहुत दूर है। ये मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है, ये एक आपका फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है। मेटाफोरिकली कह रहे हैं कि देखिए क्या है कि यहाँ पर दिल्ली में ज़्यादातर वेल टू डू रहते हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स है, अच्छी शिक्षा है, लेकिन सीमापुरी लगा हुआ होते हुए भी दिल्ली के इससे बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ पर ना तो एजुकेशन है, पॉवर्टी बहुत है, लोग बहुत गरीब है, सटा हुआ होते के साथ भी काफ़ी दूर है दिल्ली से। ये मेटाफोरिकली बताया गया है ऐसे इसको। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. ये उसने पड़ताल की और पाया सीमापुरी में जो वहाँ स्क्वैटर्स है, स्क्वैटर मीन द पीपल हु लिव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के वो लोग आ गए वहाँ पे, वो स्क्वैटर्स कहलाते हैं, स्क्वैटर्स। ये रिफ्यूजी बांग्लादेश से 1971 में जब बांग्लादेश बना था उस टाइम ये लोग आ गए थे बांग्लादेश से, वो सब से भरा पड़ा है सीमापुरी, उन्हीं के द्वारा आबाद है। सीमापुरी एरिया दैट इज एडजॉइनिंग, that lies on the periphery of Delhi, that consists of people from, refugee people from Bangladesh. They had come there way back in 1971. Sahib's family is among them. साहिब का जो फैमिली जिससे बात हुई थी शुरू में, वो उन्हीं में से एक था। वो लोग सीमापुरी में रहते थे। They were living in सीमापुरी। सीमापुरी वाज देने वाइल्डनेस, गुमनामी में था। बहुत पहले की बात है, जब वो जब आ गए थे वो लोग, तो उस टाइम सीमापुरी कोई नाम नहीं था, गुमनामी था। इट वॉज ए लोनली प्लेस, नो वन न्यू इट्स नेम। क्योंकि सीमापुरी ऐसा नाम था, दिल्ली को तो जानते हैं लेकिन सीमापुरी किसी को नहीं था उसकी आबादी होने से पहले। आबाद होने के बाद ये बांग्लादेशी रिफ्यूजी से फिर इनका नाम धीरे धीरे लोग बात जानते गए। तो वाइल्डनेस मीन पीपल डिड नॉट नो अबाउट सीमापुरी, गुमनाम में था। इट स्टिल इज, अब भी है, काफ़ी लोग अब भी नहीं जानते सीमापुरी को, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है। हालांकि बहुत से लोग शायद नहीं जानते कि सीमापुरी का नाम, लेकिन एम्प्टी नहीं है, भरा हुआ है। सीमापुरी अब एम्प्टी नहीं रहा, वहाँ काफ़ी लोग आके बस गए हैं जो कि बांग्लादेश के रिफ्यूजी हैं, जो कि 1971 के
बांग्लादेश के जो लड़ाई के बाद बहुत से वहाँ खाली कर दिया था बांग्लादेश, और बहुत से लोग इंडिया में शरण ले ली थी, वो सब सीमापुरी में आके बिना परमिशन रहने लगे। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बुरी कंडीशन सीमापुरी के है। वो बता रहे हैं मड के बने हुए मकान है, गारे का, और टिन या तारपोलिन का रूफ है। तारपोलिन एक वो होता है, कपड़ा होता है, बहुत बड़ा टेंट मोटा होता है ना, तो वो कपड़ा होता है, तारपोलिन बोलते इंग्लिश में। तो उसका, और या टीन का इनकी छत होती है, ये आपकी ये मड का स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत बुरा हाल है उनका, बहुत ही गुमनामे वो लग रहते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, दे आर नॉट गिवन द फैसिलिटी ऑफ सीवेज। तो सीवेज तो है ही नहीं वहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बीमारियाँ बहुत हो सकती है, निकासी का सिस्टम नहीं है वहाँ पे, ड्रेनेज सीवेज, पानी जो वहाँ से जो गंदा पानी निकल रहा है इतने लोगों का, 10,000 पीपल का, वो निकलने का प्रॉपर रास्ता नहीं है। डिवाइड ऑफ विदाउट एनी फैसिलिटी, शॉर्टेज ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज, और रनिंग वाटर भी नहीं मिलता, मतलब पीने का पानी या यूज करने के लायक पानी भी वहाँ पे डिवाइड ऑफ है, वो लोग वंचित है उससे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वो यहाँ पर रह चुके हैं, उनको 30 साल हो गया वहाँ यहाँ रहते हुए बिना पहचान के, उनको कोई पहचान पत्र नहीं है, 30 साल से वो यहाँ रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, ना तो उनके पास कोई परमिट है, बट विद राशन कार्ड, लेकिन कुछ सरकार की दया होगी, उनको राशन कार्ड जरूर दिया गया है, बाकी ना तो उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, ना उनके पास कोई प्रॉपर मतलब कोई परमिशन है रहने की, लेकिन हाँ राशन कार्ड ज़रूर है। उससे क्या है, उनका नाम चढ़ गया वोटर लिस्ट में, और उनको अनाज बाई ग्रेन्स, तो विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। अनाज खरीदने में उनको वो मिलता है, इसको काफ़ी सहायता मिलती है, इससे वो काबिल हो जाते हैं, दे इनेबल टू परचेज ग्रेन्स, गेट ग्रेन्स। बहुत कम सस्ते में, राशन कार्ड में सस्ते में उनको अनाज खरीदने मिल जाता है। गरीब है इतना वो नहीं कर सकते, तो सस्ते में उनका अनाज मिल जाता है राशन कार्ड के जरिए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो पक्की बात है, ज़्यादातर आइडेंटिटी से ज़्यादा, पहचान से ज़्यादा जिंदगी के लिए, जीवन यापन के लिए, बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। खाना ज़्यादा जरूरी है पहचान पत्र के बनिस्पत। अगर हम कंपेयर करें पहचान और खाना, तो खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. देखिए, जब मैंने एक पूरा ग्रुप था, ग्रुप के औरतों से ये एनी जंग बात करी थी, जब पूछा तो एक उनमें से जवाब देती है कि अगर हम इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, जब हमारा डे ख़त्म हो जाता है, मतलब रात के टाइम सोने से पहले, डे कब ख़त्म होता है, जब हम बेड पे चले जाते हैं सोने, बिफोर वी गो टू बेड, वी कैन फीड अवर फैमिलीज। हमें संतुष्टि मिल जाती है कि हमने हाँ आज अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों को हमने खाना खिला दिया है, और बिना किसी पेट दुखने के, विदाउट एकिंग स्टॉमक, भूख के मारे भी पेट दुखाई होती है, तो बिना पेट दुखाई के, बिना पेट दुखने के हम लोग, बिना खाली पेट के हम लोग खाना खा के, पूरा खाना खा के हम सोने चले गए। हम सोचते हैं कि यही बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, और हम यहाँ रहना चाहेंगे। वो उस फील्ड से बढ़िया वो खेत जो बांग्लादेश में थे, जिसने कभी हमें इतना अनाज होते हुए नहीं दिया। अनाज जो मैं कल बता चुका हूँ, बांग्लादेश में बहुत बाढ़ आती है, इतना बाढ़ आता है, अनाज बहुत अच्छा फसल होते हुए भी उनको खाने को दाना नहीं मिलता, क्योंकि बाढ़ से काफ़ी खेत फसल खराब हो जाते हैं, प्रॉपर्टी चली जाती है, जानवर मर जाते हैं, इंसान ही बहुत मरते हैं। इसलिए वो बहुत पहले ही 1971 से पहले ये लोग आगे होंगे, ये आपके जो साहिब की परिवार।
तो ये है इनका चक्कर। तो ये लोग बोलते हैं तो वो तो हमें उसको कुछ ना होते हुए हमें वो ले नहीं पाते हैं। दाना तो यहीं से मिलता है। ग्रेन मीन्स अनाज का दाना। भाई तो मैंने पूछा क्यों भाई वो छोड़ के आपके इतने बड़े बड़े खेत है, तो उन्होंने ये जवाब दिया मैं कि ये हमें कम खाना तो मिलता है। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम। टेम्पररी होम बन जाते हैं जहाँ जहाँ उनको खाने का जुगाड़ मिलता है, थोड़ा बहुत भी सस्ते में या जहाँ भी थोड़ा बहुत उनको खाने का जुगाड़ मिलता है, वो अपना टेंट लगा देते हैं। परमानेंट होम नहीं होते, तंबू गाड़ देते हैं और वो उनका ट्रांजिट होम, टेम्पररी होम बन जाता है। फिर जब वहाँ पे खाने का जब कमी पड़ जाती है, जो भी कारण से नहीं अवेलेबिलिटी होता, तो फिर वो और जगह चले जाते हैं। लेकिन मेनली वो रैक पिकर्स ही का काम उनका मेन काम है। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, और वही उसी माहौल में बच्चे बड़े होते हैं, इसी माहौल में वहाँ के बच्चे बड़े होते हैं। बिकम्स पार्टनर्स इन सर्वाइवल, अपने मदद करते, पार्टनर बन जाते हैं उनकी जीवन यापन में, उनको सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में, लाइवलीहुड कमाने में सबके सब बड़ा सहायता करते हैं। तो बच्चा होते ही वो सब स्कूल वगैरह जाते नहीं हैं, वो भी कमाने लग जाते हैं, स्क्राउंज करते हैं और उसमें से उनको पैसा मिलता है या सोना मिलता है, जैसे वो पहले दिन बताया था, वो ही फिर ढूंढते रहते हैं। वही उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जिंदा रहने का साधन है। बच्चे भी जुड़ जाते हैं इसी काम में। एंड सर्वाइवल इस सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और एक ही मतलब है जिंदा रहने का, वहाँ एक ही धंधा है खाली रैक पिकिंग का। मतलब कचरा चुनो, कचरे में से निकालो, उस कचरे को और के पास बेचो, जो भी उसका करो और कमाओ। यही एकमात्र प्रोफेशन है, यही ऑक्यूपेशन है वहाँ के लोगों का, सीमापुरी का। Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. ये एक बहुत आजकल फाइन आर्ट बन गया है। रैक पिकिंग भी एक कला में आ गया है। इट हैज़ बिकम ए फाइन आर्ट, बहुत सूक्ष्म कला में आ गया है। लोग बाग इसको बड़े अच्छे साइंटिफिकली ढंग से करते हैं रैक पिकिंग। धीरे धीरे इसमें महारत हासिल हो गई है, लोग बाग तो प्रोफेशनल रैक पिकिंग करते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा जो है, जो कूड़ा करकट कचरा, उनके लिए सोना है, रैक पिकर्स के लिए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, रोज का खाना वहीं से आता है, उसी में से आता है, गार्बेज में से। कचरा ही उनका जो कि परित्यक्त है, जो अमीर लोग फेंक देते हैं, वो सारे दिन उन्हीं में से वो ढूंढते रहते हैं, सोना निकालते हैं, फिर गार्बेज में काम की चीज़ें निकाल के वो उसको ठिकाने लगाते हैं और किसी के आगे बेच देते होंगे, वहीं से कुछ कमा लेते हैं। ऐसे ही कल उनकी जिंदगी चलती रहती है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और एक छत मिल जाती है उनको। हालांकि वो छत टीन की हो सकती है, तारपोलिन की हो सकती है, लेकिन मिल जाता है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, और ये भी हो सकता है रूफ में से पानी लीक करता हो बरसात में, लेकिन कम से कम छत तो है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो अपने उसको पेरेंट्स को हेल्प कर रहा है, पैदा होने के बाद ही पेरेंट्स को हेल्प कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहब ये बोलते हैं कि कभी कभी मुझे बहुत खुशी होती है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हिज आइज ब्राइटन्स अप व्हेन ही सेज आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, 1 रुपये या 10 रुपये कभी मिल जाता है, बड़ा खुशी होती है मुझे कि काफ़ी कुछ मिल गया। उनके लिए खजाना है 1 रुपये या 10 रुपये, ये बहुत खुशी होकर साहब बोलते हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for they are in hope of finding more. एक बार अगर तुम्हें मिल जाए, फिर तुम्हें बहुत एक आपके अंदर वो आ जाती है, एंथू आ जाता है, एंथुजियाज्म आ जाता है, आपको एक प्रेरणा मिलती है और आप खूब करते हैं, पूरा का पूरा आप खंगाल लेते हैं, जब तक कि आपको और आपको एक उम्मीद जगती है शायद और मिल जाए, शायद और पड़ा हो कोई, आप बड़े उम्मीद के साथ, बड़े जोश के साथ खंगालना चालू कर देते हैं, स्क्राउंजिंग करना चालू कर देते हैं कचरे को, गार्बेज को। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता मायने कुछ अलग है, मीनिंग कुछ अलग है गार्बेज के, उनके और पेरेंट्स के। दे आर डिफरेंट मीनिंग।
फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो एक वो है, वंडर है, एक कहते हैं ना एक अजूबा है, वो बिल्कुल सीक्रेट है, एक लगता है बच्चे क्या मिलेगा क्या मिलेगा, रोज ये एक रहस्यमय बने रहती है, इनको बड़ा अच्छा लगता है, थ्रिल है बच्चों के लिए, वंडर है, एक थ्रिल है, उनको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बड़ों के लिए वो एक सर्वाइवल का है, एक जिंदा रहने के एक जरिया है, रैक पिकिंग एक जिंदा रहने का जरिया। लेकिन बच्चों को बड़ा आनंद आता है, रोज वो सोचते हैं आज 10 रुपये मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा, लाइक दिस क्राउन लाइक mad people with very enthusiasm, most enthusiasm do it, with utter enthusiasm they do it, act of scrounging of the garbage. One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. मैंने देखा मेरे पड़ोस की क्लब में, एक दिन मैंने अचानक देखा, ठंड का समय था, सुबह के टाइम साहिब खड़ा हुआ था, ही वॉज स्टैंडिंग फेंस्ड गेट, फेंस गेट मतलब जिसकी चारों बाउंड्री लगी हुई है, एक आपकी पक्की मतलब ऐसी फेंसिंग बाउंड्री लगी हुई है, मतलब एक ऐसी है, हो सकता वो आपका तार का लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन दिख सकता अंदर, तो एक बाउंड्री से लगी हुई है चारों तरफ, मुंडेर बोलते हैं हिंदी में, तो फेंसिंग करी हुई है। तो वहाँ मेरी नज़र पड़ती है, साहब एक ठंड में वो गेट के बाहर खड़ा हुआ है, एक क्लब था वहाँ पे, वो क्या देख रहा था, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड प्लेइंग टेनिस, 2 बड़े अच्छे जवान लड़के, जवान लोग वहाँ पे टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स इन ए लो वॉइस, हमिंग मीन्स टू से इन लो वॉइस, मरमनिंग भी बोलते हैं। वो बुदबुदाया कि आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है, आई लाइक द गेम, कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, उसको बड़ी खुशी मिलती है कि पीछे बैठ के, फेंस के बाहर से भी अगर वो देखता है बिहाइंड, ठीक है, उसके पीछे से भी अगर फेंस को वो देखता है, उसको बड़ी खुशी मिलती है, अच्छा टाइम पास होता है, कि उनको बड़ा अच्छा लगता है कि दोनों टेनिस खेल रहे हैं 2 जवान। तो वो क्लब था। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो मान जाता है कि जब कोई नहीं हो तो मैं अंदर चला जाता हूँ, जब वहाँ पे सब लोग बाग, क्लब बंद हो जाता है, क्लब के लोग बाग नहीं छोड़ के चले जाते हैं, मैं चला जाता हूँ अंदर। द गेट वीवर लेट्स मी यूज द स्विंग, क्योंकि गेट कीपर वहाँ है, जो वहाँ पे दरबान रहता है, जो चौकीदार है वो रहता है, ही अलाउज मी टू यूज़ द स्विंग देयर, वहाँ पर जो स्विंग है, जो झूला है, तो वो मुझे यूज़ करने को अलाउ कर देता है, तो वो इस चीज़ को मानता है साहब। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। एक दिन मैं देखती हूँ साहब ने एक दिन टेनिस के शूज़ पहन रखे हैं, जो कि अजीब सा लग रहा है, क्योंकि शर्ट के और शॉर्ट, जो निक्कर और शर्ट के साथ मैच नहीं खा रहा बिल्कुल, वो तो डिसकलर हो चुका, वो नया सा लग रहा है टेनिस शूज़, उसका तो कलर फेड हो चुका है शर्ट का और शॉर्ट का, ठीक है, शर्ट और शॉर्ट का उसका कलर फेड हो चुका है। फिर वो क्या करता है, फिर वो यहाँ पर someone gave them to me says in the manner of an explain, जैसे वो मुझे कुछ वो दे रहा है, कैफियत दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे मैंने ना पूछते हुए मेरे को एक जवाब दे रहा है कि मुझे किसने दिया था, जूतों को दिखाता हुआ बोलता है, जूतों को दिखाता हुआ, he says someone, किसी ने मुझे gave them is used for shoes, the pair of shoes, मुझे ये दिया था। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। देखिए क्या हुआ, ये तो पक्की बात थी, कोई आदमी नया जूता देगा नहीं, एक डिस्कार्डेड शू है, एक कोई वो परित्यक्त है, त्याग किया हुआ है, इट हैज़ ही हैज़ यूज इट कम्प्लीटली, डिस्कार्ड मतलब कंप्लीट यूज कर उसको छोड़ दिया है। सम रिच बॉय, कोई आपका रिच बॉय है, ही इज सम रिच बॉय, जो कि बहुत धनी लड़का है, और शायद और उसको वो और यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसमें एक होल हो गया है, एक सुराख हो गया है एक में, दूसरा शायद ठीक होगा, किसी एक में एक जूते में सुराख हो गया है, इससे कोई फर्क डज नॉट बॉदर हिम, तो ये इसके लिए कोई इसको परेशानी नहीं थी। ही वॉज नो इंडिफरेंट टू इट, कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस टू साहब वेदर इट हैज़ ए होल इन इट, फिर वो उसको पहन कर बड़ा मस्त हो जाता है, उसको बड़ी खुशी होती है, चलो कम से कम जूता तो पहना एक जोड़ा, चाहे वो क्यों ना
औरों का दिया हो परित्यक्त क्यों न हो। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। एक व्यक्ति जो कि पूरे जिंदगी भर बेयर फुट चला है, बिना जूते के चला है, एक होल भी अगर हो वो भी एक ड्रीम कम ट्रू, जैसे सपना साकार हो गया, वो तृप्त हो जाता है जैसे वो सपना साकार हो गया। जिंदगी भर उसकी मंशा थी जूता पहनने की, तो गरीबी उसको जूता नहीं खरीद देती थी, तो अब कम से कम उसको एक दूसरे रिच व्यक्ति का, रिच लड़के का जूता मिल गया। हालांकि इसमें होल था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कम से कम सपना उसका पूरा हो गया साहब का। लेकिन तीसरे दिन और बात होती है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर। कैनिस्टर मतलब कंटेनर, एक बड़ा स्टील का कनस्तर होता है, और वो लेके मैं एक दिन देखता हूँ साहब वहाँ पे टीन का कनस्तर लेके मिल्क बूथ की तरह, दूध जहाँ मिलता है मिल्क बूथ की तरफ वहाँ जा रहा है। तो मेरा फिर वो खुद ही बोलने लगा था, आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। दूर इशारा करते, बोलो देखो मैडम दूर देखो, वो जो टी स्टॉल है ना चाय की दुकान पे, वहाँ मैं अब काम करने लगा हूँ रोड के परे, इस सड़क के परे वो दिखाता है इशारा करके वहाँ काम करने का लगा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। देखिए मुझे 800 रुपये मिलते हैं महीने के और पूरा खाना मिलता है। डज ही लाइक दी जॉब? आई आस्क्ड, अरे तुम्हें पसंद है क्या? तुम कहाँ तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, रैक पिकिंग कर रहे थे, अब तुम एक वो जा रहे हो, आपको वो हो गई, आप पहले अपने मर्जी के मालिक थे, जब मर्जी जाते जब मर्जी, अब तो आप तो हो गए, आपको नौकरी में फंस गए हो आप। क्या तुम्हें डू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद है ये काम? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक, केयरफ्री लुक। अब वो उतना अपना केयरफ्री लुक नहीं रहा, अब वो एक ढंग से बंध गया है, अब वो ऐसा मस्त मौला नहीं रहा है, उसका चेहरा में केयरफ्री लुक खत्म हो गया है। मस्त मौला टाइप, केयरफ्री मस्त मौला, जिसे किसी की चिंता नहीं हो। पहले वो अपना मालिक था, रैक पिकिंग करने जाओ मत जाओ और कितनी देर तक करो, कोई अब उसको टाइम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नौकरी करता था, किसी के अंडर में था। अगर वो नौकरी ढंग से नहीं करेगा वो नौकरी से निकाल सकता था। हाँ उसकी अवस्था अच्छी हो गई थी, 800 रुपये मिलते थे, बेटर था, लेकिन उसके अंदर केयरफ्री लुक खो चुका था शायद, मस्त मौला लुक नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन दी प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ये एक सिमिली टाइप का है। देखिए स्टील कैनिस्टर ऐसा लगता है कि जो कि ज़्यादा भारी है, वो जो बैग रैक पिकर के बैग से, रैक पिकिंग करने के जो बैग थी उससे स्टील कैनिस्टर ज़्यादा भारी है। इसका बोझ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये दब गया है इस बोझ के नीचे। अब वो केयरफ्री लुक उसका रहा नहीं है, ठीक है, केयरफ्री लुक उसका लगभग रहा नहीं है। दी बैग वाज हिज, अब ये बैग तो उसका है, लेकिन कैनिस्टर बिलोंग, ये तो बैग तो उसका अपना है, जब मर्जी करो, जब उसका अपना उसका मालिक है वो। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो टी शॉप का जो मालिक का वो कैनिस्टर है, उसका मालिक तो वही है। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, अब खुद का मालिक वो नहीं रहा, उसका मालिक कौन हो गया? टी शॉप ओनर, जो टी चाय का दुकान का मालिक उसका मालिक है। ये आज का चैप्टर है। ओके, नाउ आई हैव फिनिश्ड माय सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ आई विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन टुमारो। दैट्स नेम इज I want to drive a car. Okay.